आज हम ईएनटी में इनर ईयर की एम्ब्रियोलॉजी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ओवल विंडो तक किया था। अब राउंड विंडो से फिर शुरू करते हैं। तो राउंड विंडो या सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये साउंड के ट्रांसमिशन के लिए ही होती है। और दो विंडोज़ क्यों चाहिए होती है इनर ईयर में? एक विंडो से भी तो हो सकता है। तो दो विंडोज़ इसलिए चाहिए होती है क्योंकि सेंसरी ऑर्गन जो होता है हियरिंग के लिए वो स्कैला मीडिया में प्रेजेंट होता है। स्कैला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं। तो इसलिए अगर पेरीलिम्फ में स्टिमुलेशन जाएगा ओवल विंडो से तो वेस्टिब्यूल को भी अफेक्ट करेगा। ओवल विंडो तो डायरेक्टली कनेक्ट करती है वेस्टिब्यूल से इनर ईयर के, तो वेस्टिब्यूल अफेक्ट होगा जिससे कि वर्टाइगो हो सकता है क्योंकि उसमें मैक्यूले प्रेजेंट होते हैं। और मैक्यूले किसके लिए होते हैं? बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जिससे कि वर्टाइगो हो सकता है। अब शेयरिंग एक्शन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में होता है और ये किस लिए होता है? हियरिंग के लिए होता है। और फ्लूइड की अपोजिट मूवमेंट से ये शेयरिंग एक्शन ऑकर होता है स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई में। तो फ्लूइड जैसे जाता है स्केला वेस्टिबुलाई में ऊपर से, उसके बाद फिर घूम के जाता है स्केला टिम्पेनाई में, तो अपोजिट एक्शंस होते हैं फ्लूइड के, इसीलिए फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई अफेक्ट होता है और उससे अल्टीमेटली हियरिंग होती है। अब राउंड विंडो में ना 3 लेयर्स होते हैं, जैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी 3 लेयर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और स्केला टिम्पेनाई का भी नाम इसी से आया है क्योंकि सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राउंड विंडो का नाम है, तो स्केला टिम्पेनाई को वो कनेक्ट कर रहा है इनर ईयर के। सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको कनेक्ट कर रहा है? स्केला टिम्पेनाई को। स्केला टिम्पेनाई कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को राउंड विंडो से, मिडिल ईयर से कनेक्ट करता है राउंड विंडो के थ्रू। अब राउंड विंडो मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है स्केला टिम्पेनाई से, ये भी हम कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। नॉर्मल फंक्शन क्या है इसका? साउंड ट्रांसमिशन होता है राउंड विंडो का, ठीक है। और कॉक्लियर इम्प्लांट को ना यहीं पे पास किया जाता है राउंड विंडो से। कॉक्लियर इम्प्लांट फर्स्ट आर्टिफिशियल सेंस ऑर्गन है जो कि बनाया गया है, मतलब किसी भी सेंसर के लिए अभी तक कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन नहीं बनाया गया है एक्सेप्ट द कॉक्लियर इम्प्लांट। मीन्स फर्स्टली वो बनाया गया, उसके बाद हो सकता है और बनाए गए हों। देन कॉक्लियर इम्प्लांट को ना इलेक्ट्रोड्स इसमें पास होते हैं फ्रॉम मिडिल ईयर टू इनर ईयर। मिडिल ईयर से इनर ईयर में हमें पास करना होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट रिप्लेस किसको करता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को रिप्लेस करता है। और कॉक्लियर इम्प्लांट कब किया जाता है? जब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई डैमेज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे मिडिल ईयर से इनर ईयर में इलेक्ट्रोड्स पास होते हैं, या अगर कुछ भी हमें पास करना है ना मिडिल ईयर से इनर ईयर में, तो वो हमेशा ही राउंड विंडो से पास किया जाएगा। अब हमेशा राउंड विंडो से क्यों पास करते हैं? जिससे कि वर्टाइगो ना हो। और हम इस तरीके से अगर राउंड विंडो से पास करते हैं ना, तो हम क्रिस्टियन मैक्यूले का स्टिमुलेशन को स्किप कर देते हैं, जिससे कि वर्टाइगो नहीं होता है। अभी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। मिनियर्स में जेंटामाइसिन किससे पास होगा? राउंड विंडो से ही पास होगा, क्योंकि हमने देखा कि कुछ भी पास करना है तो राउंड विंडो से करना है। कॉक्लियर इम्प्लांट है तो इलेक्ट्रोड्स कहाँ से पास होंगे? राउंड विंडो से। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो स्टेरॉइड्स कहाँ से पास होंगे? राउंड विंडो से। इलेक्ट्रोड्स है कॉक्लियर इम्प्लांट में तो वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? तो स्केला टिम्पेनाई पे, क्योंकि राउंड विंडो किसको कनेक्ट करता है? स्केला टिम्पेनाई को इनर ईयर के। अब कॉक्लियर इम्प्लांट स्टिमुलेट करता है कॉक्लियर नर्व को, क्योंकि वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को रिप्लेस कर रहा है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का क्या काम था? कॉक्लियर नर्व को स्टिमुलेट कर रहे थे ना वो, हियरिंग को सेंस करके। तो सेम काम ये कॉक्लियर इम्प्लांट करेगा। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट में वो किसको रिप्लेस करते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को। अब इलेक्ट्रोड्स कॉक्लियर इम्प्लांट में जो होते हैं वो स्टिमुलेट किसको करते हैं? कॉक्लियर नर्व को। अभी पढ़ा हमने। अगर कॉक्लियर नर्व डैमेज होती है तो क्या हम कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉक्लियर नर्व को ही हमें स्टिमुलेट करना था, तो वही डैमेज हो गई, तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के क्या करेंगे? अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है राउंड विंडो का? क्योंकि मिडिल ईयर से कॉक्लियर इम्प्लांट और ड्रग्स जो भी स्टेरॉइड्स जेंटामाइसिन हम ना इनर ईयर पे पास कर सकते हैं, तो ये हो गया उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये सारी चीज़ें राउंड विंडो के थ्रू ही की जाती है। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
कॉक्लियर इम्प्लांट पास किया जाता है राउंड विंडो से, प्लेस किया जाता है स्केला टेम्पल लाइन में, रिप्लेस करता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को और स्टिमुलेट करता है कॉक्लियर नर्व को। एक और क्वेश्चन है, अगर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज स्टिमुलेट होता है तो वो डायरेक्टली किस पे जाएगा स्टिमुलेशन? स्केला वेस्टिबुलाई पे जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज किससे कनेक्टेड होता है? ओवल विंडो से। ओवल विंडो पे वो फिक्स रहता है, मीन्स वहाँ पे अटैच रहता है। तो ओवल विंडो किससे कनेक्ट करता है? वेस्टिब्यूल ऑफ इनर ईयर से। वी फॉर वेस्टिब्यूल और वी ओवल विंडो में भी है ना। तो वेस्टिब्यूल तो ऑप्शन में अगर नहीं दिया है ना तो स्केला वेस्टिबुलाई हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर वेस्टिब्यूल ऑप्शन में रहेगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब इनर ईयर और ब्रेन के बीच में ना एक कनेक्शन होता है, वो क्या होता है? कॉक्लियर एक्वेडक्ट। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है, नॉर्मल फंक्शन, कि वो CSF को ना इनर ईयर में डालता है जिससे कि पेरिलिम्फ फॉर्म हो। ब्रेन से CSF इनर ईयर में आता है और उससे पेरिलिम्फ फॉर्म हो जाता है कॉक्लियर एक्वेडक्ट के थ्रू। लेकिन उससे कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है। तो इसका एक क्वेश्चन है, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है और वो उसको लेबरेंथाइटिस भी हो गया है, तो ये किसके थ्रू हो सकता है? कॉक्लियर एक्वेडक्ट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस हुआ था इसलिए वो इन्फेक्शन यहाँ पे आ गया इनर ईयर में और लेबरेंथाइटिस भी हो गया। अदर कनेक्शन जो होता है ब्रेन और इनर ईयर के बीच में वो होता है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? 7th एंड 8th क्रैनियल नर्व को कैरी करता है ये। और एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है कि कोई भी इन्फेक्शन आइदर वे जा सकता है, या तो ब्रेन से इनर ईयर में या फिर इनर ईयर से ब्रेन में। अब लेबरेंथाइटिस है वो मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, या मेनिंजाइटिस लेबरेंथाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दो चीज़ों के थ्रू हो सकता है, एक तो ओपनिंग हो गया इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस और दूसरा कनेक्शन हो गया कॉक्लियर एक्वेडक्ट। एक और क्वेश्चन है कि 6 मंथ्स चाइल्ड है, वो मेनिंजाइटिस के लिए ट्रीट किया गया है। अब हम उसको डिस्चार्ज के पहले कौन सा टेस्ट करेंगे? हियरिंग लॉस का टेस्ट करेंगे, हम उसका बेरा का टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका बेरा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एक दूसरे वीडियो में। तो बेरा का टेस्ट हियरिंग लॉस का क्यों करेंगे? क्योंकि लेबरेंथाइटिस हो गया इसे और इसलिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर लेबरेंथाइटिस हो गया होगा तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई उसका डिस्ट्रॉय हो गया होगा और उससे हियरिंग लॉस हो सकता है उसको। और अगर हियरिंग लॉस उससे हुआ होगा तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे। अगर कॉक्लियर नर्व फंक्शनल होगी तो कॉक्लियर नर्व को भी हमें चेक करना होगा कि वो फंक्शनल है या नहीं। अगर वही फंक्शनल नहीं होते तो कॉक्लियर इम्प्लांट का कोई मतलब नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर एडल्ट्स में ऐसा होता है तो भी हम क्या सेम चीज़ करेंगे? मेनिंजाइटिस होता है और उसके बाद हम डिस्चार्ज करें तो उसके बाद हम कोई टेस्ट करेंगे क्या? हाँ कर सकते हैं, पर ये है ना कि एडल्ट खुद बता देगा कि वो सुनाई दे रहा है उसे या नहीं दे रहा है, लेकिन इतना छोटा बच्चा तो नहीं बता पाएगा, 6 मंथ्स चाइल्ड। तो चाइल्ड में हमें कब पता चलेगा? 5 से 6 साल में, जब पेरेंट्स हमारे पास आएंगे। तो रिज़ल्ट तब बेटर होता है चाइल्ड में अगर इम्प्लांट 6 मंथ्स में ही कर दिया जाए, तो इस केस में तभी बेटर होता, क्योंकि क्या होता है कि न्यूरल इंटरकनेक्शंस डेवलप करते हैं और स्पीच सेंटर हाईली एक्टिवेटेड होते हैं 3 साल तक। तो ब्रेन ज़्यादा उसका डेवलप हो चुका है 3 साल तक और स्पीच सेंटर भी हाईली एक्टिवेट उसी समय था। अब अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं तो वो सुन भी लेता है अगर बच्चा, तो वो उतना कुछ नहीं सीख पाएगा जितना वो 3 साल तक सीख लेता अगर वो उस समय सुनता होता तो इसलिए कॉक्लियर इम्प्लांट करना है अगर हियरिंग लॉस है तो हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो कॉक्लियर इम्प्लांट अर्लीस्ट 1 ईयर ऑफ एज पे किया जाता है, क्योंकि इससे पहले बच्चा बहुत ही छोटा होता है और उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं इनर ईयर का। तो यहाँ पे पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल है जो कि मैस्टॉइड की तरफ जा रहा है। ऊपर सुपीरियर कैनाल है जिसको एंटीरियर कैनाल भी बोलते हैं। ये सेपरेट होता है पर इसमें कॉमन कनेक्शन होता है विथ पोस्टीरियर कैनाल। सामने में ओवल विंडो होती है
और ये कॉमन ओपनिंग शो कर रहा है पोस्टीरियर और सुपीरियर कैनाल की, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, इसीलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कॉमन ओपनिंग से। अब लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है जो कि यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स लैटरली। अब मैस्टॉइड जो है मिडिल ईयर के पास होता है ना, तो इसीलिए लैटरल कैनाल जो है वो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के पास होगा। तो हम इस तरीके से पहले सुपीरियर और पोस्टीरियर को आइडेंटिफाई करेंगे बाय कॉमन ओपनिंग एंड पोस्टीरियर टुवर्ड्स मैस्टॉइड है, इससे हम एग्जैक्ट पोस्टीरियर कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन लैटरल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो पोस्टीरियर के पास है वो वाला लैटरल है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्स्ट थिंग क्या है, कॉमन ओपनिंग देखना है फॉर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। दो कैनाल्स हमें मिल गए कॉमन ओपनिंग वाले, उसमें से हमने पोस्टीरियर कैसे आइडेंटिफाई किया, जो कि मैस्टॉइड की तरफ था वो पोस्टीरियर हुआ। अब सेकेंड चीज़ क्या करना है, लैटरल कैनाल को आइडेंटिफाई करना है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट करेगा वो टुवर्ड्स विंडो, होल विंडो, राउंड विंडो, ये सब लैटरली होती है ना, तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। दूसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर कैनाल के पास रहेगा। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन हो गए। अगर एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है डायग्राम, तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक डायग्राम है ब्रेन का। यहाँ पे अलग अलग लेयर्स शो किए गए, पाया मैटर है, फिर उसके ऊपर एरेक्नॉइड मैटर है, फिर मेनिंजियल लेयर है और एंडोस्टियल लेयर है। तो एंडोलिम्फेटिक सैक यहाँ पे ना एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में होता है एंडोलिम्फेटिक सैक, एग्जैक्टली इसकी पोजीशन यहाँ पे होती है। तो इसी को शो करने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है कि एंडोलिम्फेटिक सैक की पोजीशन क्या होती है। इंट्राड्यूरल होते हैं ये, मतलब ड्यूरा मैटर के अंदर में होती है। ड्यूरा मैटर किस किस को मिला के बनता है, मेनिंजियल और एंडोस्टियल लेयर को। तो एंडोलिम्फेटिक सैक तक अगर हमें पहुँचना है तो स्कल को ड्रिल करना होता है, स्कल बोन को, और एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा को भी ड्रिल करना होता है, फिर हम पहुंच जाते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक पे। अब कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखते हैं। इनर ईयर दो पार्ट्स में डेवलप होता है, पहले तो सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्स सुपीरियर। वो अर्ली डेवलप हो जाता है, पहले डेवलप हो जाता है। और दूसरा पार्ट में क्या डेवलप होता है, सैक्यूल और स्केला मीडिया, इसको हम पार्स इन्फीरियर बोलते हैं, ये बाद में डेवलप होता है। इसलिए ये ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है टॉक्सिन्स के लिए और इसीलिए ये माइल फॉर्म्ड होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके माइल फॉर्मेशन के। और ऐसा कुछ भी नहीं केस मिलता है कि जो सुपीरियर पार्ट पे ही कन्फाइंड रहे, क्योंकि सुपीरियर पार्ट पे अगर होगा तो बाद में तो इन्फीरियर पार्ट डेवलप हो रहा है ना, पार्स इन्फीरियर, तो इन्फेक्शन जो है पार्स इन्फीरियर पे तो पहुँचेगा ही सही। तो सुपीरियर पार्ट पे कोई भी इन्फेक्शन कन्फाइंड नहीं रहता है, लेकिन इन्फीरियर पार्ट पे कन्फाइंड रह सकता है, क्योंकि इन्फीरियर लेटर ऑन डेवलप हो रहा है। तो इन्फेक्शन अगर बाद में आया है तो वो सिर्फ इन्फीरियर पार्ट को अफेक्ट करेगा। अब कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ कुछ देखते हैं हम इनर ईयर की। माइकल अप्लेसिया होता है जिसमें मेम्ब्रेनस लेबरेंथ एब्सेंट रहता है, यानी कि इनर ईयर ही एब्सेंट रहता है। अब इसमें हम कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते भी हैं तो हम उसे रखेंगे कहाँ पे, तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड है मैंडिनी। तो इसमें क्या होता है, स्केला मीडिया और कॉक्लिया 1.5 टर्न्स लेते हैं, यानी कि सिर्फ बेसल टर्न्स रहते हैं, उनको सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देगा, क्योंकि बेसल टर्न्स में हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुनाई देता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड उन्हें नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट है एलेक्जेंडर। इसमें क्या होता है, बेसल टर्न्स अफेक्टेड होते हैं, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड रहती है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड रहेगी, तो इसमें सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एलेक्जेंडर में। इसको हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मैंडिनी में बेसल टर्न्स रहती है, तो इसमें हमें सिर्फ फीमेल की स्पीच सुनाई देगी, तो मैंडिनी इज़ लुकिंग लाइक फीमेल नेम। एंड एलेक्जेंडर में हाई फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड रहती है, तो हमें सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी कि मेल वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो एलेक्जेंडर इज़ लुकिंग लाइक नेम ऑफ मेल ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है शीबी, जो कि मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है। ये कॉक्लिया और सैक्यूल को अफेक्ट करती है, यानी कि पार्स इन्फीरियर को अफेक्ट करती है। तो CBSC से हम याद कर सकते हैं S and C, दैट इज सैक्यूल प्लस कॉक्लिया। तो ये सारी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ है इनर ईयर की। तो ये हमारा इनर ईयर की एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।